हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइस, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। गाइस, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में पूछा गया है साथियों, और भैया एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन की समझ क्या है साथियों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने ये एक मैराथन सीरीज चला रखी है, जिसमें साथियों पूरे अध्याय का निचोड़ लेकर साथियों कुछ क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं और वो क्वेश्चन आपको करवाते हैं। कल साथियों हमने परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, और आप सभी को पता है साथियों परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर होता है साथियों ब्लड, और नंबर 2 पर है भैया ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 पर है साथियों आपका हार्ट। जिसमें साथियों हमने कल के वीडियो में ब्लड और हार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में आप सभी को पता है हम ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इतनी बात क्लियर है। अब करते हैं साथियों आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि कौन एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है बोन्स यानी कि हड्डियां, ऑप्शन नंबर सी है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ऑप्शन नंबर डी है भैया एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक। गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए ब्लड। देखिए भैया, आपको पूछा गया है कि कौन एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। देखिए, हर एक चीज का मतलब समझिए। ऊतक क्या होता है साथियों? एक जैसी कोशिकाओं का समूह। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊतक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था 1824 में साथियों। ड्यूट्रोचेट नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने भैया सबसे पहले ऊतक के बारे में बताया कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? ऊतक कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, देखिए ऊतक जो होते हैं साथियों वो 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है साथियों एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 पर आता है साथियों कनेक्टिव टिश्यू, और नंबर 3 पर आता है साथियों मस्क्यूलर टिश्यू, और नंबर 4 पर आता है साथियों न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू को साथियों पेशीय ऊतक कहा जाता है, न्यूरल टिश्यू को तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की। इसे कहा जाता है साथियों संयोजी ऊतक, और ये शब्द आपने कहीं न कहीं सुन रखा होगा, अभी सुना है साथियों। ये रहा संयोजी ऊतक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि कौन एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब गाइज, ये रहा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है साथियों 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भैया? 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है ब्लड, नंबर 2 पर आता है साथियों बोन्स, और नंबर 3 पर आता है कार्टिलेज, और नंबर 4 पर आता है एडिपोज टिश्यू। आपसे पूछा गया है साथियों कि कौन तरल संयोजी ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। तरल का मतलब क्या होता है साथियों? द्रव। तरल का मतलब क्या होता है साथियों? द्रव। तो इनमें से कौन साथियों लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है? कौन सा द्रव अवस्था में है आपका संयोजी ऊतक?
तो भैया आप सभी को पता है कि जो ब्लड होता है इसमें 55% क्या पाया जाता है साथियों, प्लाज्मा पाया जाता है, और 45% साथियों इसमें ब्लड सेल पाई जाती है। और ये ब्लड सेल वाला पार्ट है ये साथियों ठोस भाग होता है, और ये प्लाज्मा वाला साथियों तरल भाग होता है। और इस प्लाज्मा में भी 90 से 92% साथियों जल पाया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारा खून जो होता है भैया वो लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है। संयोजी का मतलब होता है, कनेक्टिव का मतलब होता है दो संरचनाओं का जोड़ने का कार्य करता है। दो संरचनाओं को जो जोड़ने का कार्य करता है वो होता है साथियों संयोजी। कनेक्टिव करना, संयोजन करना, दो चीजों को जोड़ना, तो दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है साथियों वो होता है भैया कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात क्लियर। उत्तक आप सभी को पता है साथियों एक जैसी कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। हमारे ब्लड में बहुत सारी कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनकी संख्या साथियों हजारों लाखों मिलियंस में होती है साथियों, आप सभी को पता है। तो भैया इनमें से कौन एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तो गाइज ब्लड है भैया, क्योंकि ब्लड तरल संयोजी, तरल का मतलब द्रव अवस्था में होता है, संयोजी को मतलब जोड़कर रखता है। आपका ब्लड किसको जोड़कर रखता है गाइज, आपका ब्लड जो होता है वो आपके शरीर के अंगों को जोड़कर रखता है। अब आप कहोगे भैया कि कैसे जोड़कर रखता है, अब मुझे ये बताओ साथियों, आपके ब्रेन के पास से आपके लीवर तक कोई सिग्नल भेजना है। आपका ब्रेन जो है वो भैया आपके लीवर को कोई सिग्नल भेजेगा, क्या ब्रेन स्वयं उठकर आपके लीवर के पास आएगा क्या? नहीं साथियों। तो गाइज आपका ब्रेन जो है वो भैया आपके ब्लड के थ्रू आपके लीवर के पास सिग्नल भेजता है। तो दो अंगों को जोड़ने का कार्य किया ना ब्लड ने, जी हाँ साथियों, तो वो होता है संयोजी का मतलब होता है दो अंगों को जोड़ना। ठीक है, उत्तक कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि ब्लड ऐसा कोशिकाओं का समूह है, ब्लड एक जैसी ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो साथियों द्रव अवस्था में है और दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। वो कौन है साथियों? वो भैया आपका ब्लड है। बोलो इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? साथियों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन है? हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक, हमारे शरीर का सॉरी सबसे कठोर उत्तक तो कौन है भैया? आपकी बोन्स है, आपकी हड्डियां है। एडिपोज टिश्यू साथियों से हिंदी में कहा जाता है वसीय उत्तक। ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ये भी एसएससी में पूछा गया है, और ये भी साथियों एसएससी में पूछा गया है। वसीय उत्तक साथियों वसा को स्टोर करने का कार्य करता है, वसा को स्टोर करता है। बोलो क्या इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए? सिर्फ 1 मिनट में साथी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि ब्लड को एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा गया है। साथियों हमारा ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और ये साथियों ब्लड का द्रव भाग होता है, क्योंकि इसमें 90 से 92% साथियों जल पाया जाता है। आपने हमारा ब्लड देखा भी है साथियों, द्रव्य अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, इसलिए शब्द यूज में लिया गया है तरल। संयोजी का मतलब होता है साथियों दो अंगों को जोड़ना, संयोजन करना, कनेक्टिव। तो साथियों ये ब्लड जो होता है वो दो अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि ब्लड आपके ब्रेन को आपके लीवर तक कोई सिग्नल भेजना है साथियों, तो किसकी सहायता से पहुंचेगा वो सिग्नल? तो ब्लड की सहायता से भेजेगा साथियों। इसलिए दो संरचनाओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए संयोजी शब्द यूज में लिया गया है। और उत्तक के बारे में बात करें तो एक जैसी कोशिकाओं का समूह ही उत्तक कहलाता है। इस तरीके से भी समझ सकते हो। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो साथियों जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका ब्लड, और लिक्विड अवस्था में होता है साथियों हमारा ब्लड, इसलिए साथियों इसे एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ओके गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यह क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साथियों। रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है 7.4, ऑप्शन नंबर बी है 7.5 से लेकर के 8.5, ऑप्शन नंबर सी है 6.8, ऑप्शन नंबर डी है साथियों 1.5 से लेकर के 3.5। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। सबसे पहले साथियों हम पीएच के बारे में समझते हैं। पीएच का मतलब होता है साथियों पावर ऑफ हाइड्रोजन।
किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। गाइज, जो पीएच स्केल होता है, इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी भैया? तो 1909 में सोरेनसन नामक का एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन। इस सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने भैया पीएच स्केल की खोज की थी। क्या होता है पीएच स्केल? देखिए, ऐसे साथियों पीएच स्केल होता है जिसपे 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ऐसे 1 से लेकर के 14 तक अंक होता है। जो 7 होता है साथियों, इस पर माना जाता है उदासीन। और 7 से अगर पहले के मान 7 से 1 की तरफ जाते हैं साथियों, तो भैया अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और 7 से 14 की ओर जाते हैं साथियों, तो भैया क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। तो इस हिसाब से साथियों इसके जो मान की जो प्रकृति है वो निर्भर करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 वाले आगे वाले जो मान है साथियों, ये भैया प्रबल अम्ल होंगे, और 4, 5, 6 वाले ये मान साथियों दुर्बल अम्ल होंगे। कैसे? अभी बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। 12, 13, 14 वाले मान प्रबल क्षारीय होंगे, और 8, 9, 10 वाले मान साथियों दुर्बल क्षारीय होगा, और 7 उदासीन होगा ही होगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है साथियों कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो गाइस, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अब 7.4 है, मैंने कहा कि 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, यानी कि 14 के आसपास के जो मान है साथियों वो प्रबल होंगे, और 7 के आसपास के जो 14 की तरफ वाले मान है जैसे कि 8, 9, 10 ये साथियों दुर्बल क्षारीय होंगे। तो भैया इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी भैया? इसकी प्रकृति भैया दुर्बल क्षारीय होगी। किसकी? ब्लड की। एक प्रकृति और होती है साथियों एल्केलाइन प्रकृति। एल्केलाइन प्रकृति साथियों, कोई भी क्षारीय विलयन जो पानी में आसानी से घुल जाए वो होती है भैया एल्केलाइन प्रकृति। और ब्लड देखने लेना कभी भी साथियों, आप ब्लड की प्रकृति एल्केलाइन होती है। कभी आपके ब्लड निकले या कभी आपको देखने को मिले साथियों, भगवान चाहे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जब मान लीजिए कभी आपको छोटी सी चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है तो उसको पानी में डाल के देखना, वो पानी में साथियों आपका ब्लड है वो पूरी तरीके से घुल जाता है। तो ब्लड की प्रकृति कैसी होती है साथियों? एल्केलाइन। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके भैया, अगर बात करें कि भैया एडल्ट मेल में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है एक मेल में, अडल्ट में, और 4 से 5 लीटर ब्लड होता है साथियों फीमेल में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लेना। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रकृति कैसी होगी साथियों? दुर्बल क्षारीय। 7.4 प्रकृति दुर्बल क्षारीय। 7.5 से लेकर के 8.5 ये मान है साथियों पित्रस का। पित्रस का निर्माण लीवर में होता है, पित्ताशय में जाकर के जमा होता है और छोटे हाथ में आकर के कार्य करता है। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ने का कार्य करता है पित्रस, और वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण या मलसीकरण कहलाता है। इसका रंग हरा होता है, विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो ये जो पित्रस होता है साथियों, इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। तो इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? 7.5 से लेकर के 8.5, तो इसकी प्रकृति भी साथियों दुर्बल क्षारीय ही होगी। 6.8 साथियों आपका लार का पीएच मान होता है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति होगी 6.8, यहाँ पे आएगा तो दुर्बल अम्लीय हो जाएगी साथियों इसकी प्रकृति। क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1.5 से लेकर के 3.5 साथियों जठर रस का पीएच मान होता है, इसकी जो प्रकृति होगी भैया वो होगी प्रबल अम्ल। वो होगी भैया प्रबल अम्ल। बोलो, क्या इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मजा आया नहीं आया? आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूं साथियों, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। रेलवे एसएससी का तो साथियों ये मान लीजिए कि छोटा मोटा काम है,
नीट तक के लेवल करवा रखे हैं साथियों मैंने। आप एक बार क्लास देखो तो सही, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं साथियों, वो रेलवे में भी पूछी गई है, एसएससी में भी पूछी गई है, और भी साथियों पुलिस वगैरह में बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना गाइज। मेरे द्वारा कराया हुआ सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन वर्णक, ऑप्शन नंबर बी है साथियों हीमोसाइनिन वर्णक, ऑप्शन नंबर सी है हीमोलिम्फ वर्णक, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं बता देता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। गाइज आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड का लाल रंग होता है, और लाल रंग किसके कारण होता है साथियों, तो भैया हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन साथियों एक जटिल प्रोटीन भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्यों कहा जाता है साथियों हीमोग्लोबिन को जटिल प्रोटीन, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, आपने सुना होगा पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। सबसे बड़ा संघ, तो गाइज कौन सा था, तो भैया अर्थ्रोपोडा था। अर्थ्रोपोडा, ये अर्थ्रोपोडा संघ साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ था। और इसके जो उदाहरण थे साथियों, यानी कि इस संघ में जो प्राणी आते थे वो आते थे साथियों मक्खी, मच्छर, कीट, ये सब साथियों इसमें आते थे अधिकांश। कॉकरोच, ये कॉकरोच भी इसी में ही आता था साथियों। अधिकांश कॉकरोच को छोड़कर साथियों, इस तिलचट्टे को छोड़कर के भैया ऑर्थ्रोपोडा संघ है ना, इसके प्राणियों के ब्लड का रंग कैसा था साथियों, तो आप कहोगे भैया नीला था। कैसा था? नीला। नीला था भैया, सिर्फ कॉकरोच को छोड़ करके। इन आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी प्राणी थे, जितने भी कीट थे, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे, वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते थे। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और इनके प्राणियों के ब्लड का रंग कैसा है साथियों? नीला था। किस वर्णक के कारण था साथियों, तो भैया हीमोसाइनिन वर्णक के कारण था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो साथियों कॉकरोच है, इसका ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? इसके ब्लड का रंग होता है भैया श्वेत। किस वर्णक के कारण होता है साथियों, तो भैया हीमोलिम्फ वर्णक के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भी। आपने सुना होगा साथियों, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भैया जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो गाइस जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है भैया मोलस्का। कौन सा है? मोलस्का। और इसके उदाहरण साथियों हर बार आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। एक तो है ऑक्टोपस, एक है सीप, एक है घोंगा। ये एग्जाम्पल तो साथियों हर बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षा जिस रेलवे में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्निशियन, इन एग्जामों में तो भैया 100% पूछे ही जाते हैं। ऐसे शिफ्ट नहीं है साथियों जिनमें से इन दोनों में से क्वेश्चन नहीं आते, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में से। तो इस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग भी नीला ही होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो यह हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। बोलो क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं साथियों, स्टार लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है साथियों कि ब्लड का तरल भाग कितना प्रतिशत होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी है 45%, ऑप्शन नंबर सी है 90 से 92%, ऑप्शन नंबर डी है साथियों 10%। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई साहब वो होगा ऑप्शन नंबर ए 55%। देखिए आपका जो ब्लड होता है ना साथियों, इस ब्लड के 2 भाग होते हैं। एक होता है साथियों ठोस भाग
और एक होता है साथियों तरल भाग। जो ठोस भाग होता है साथियों वो पूरे ब्लड का 45% होता है, और जो तरल भाग होता है साथियों वो पूरे ब्लड का 55% होता है। कितना होता है भैया? 55%। जो ठोस भाग है साथियों इसमें हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में। जैसे कि नंबर 1 पर आपने सुना होगा RBC, रेड ब्लड सेल, अधिक संख्या में होती है इसलिए एस लगा दीजिए। लाल रुधिर कोशिकाएं, इसे साथियों इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है साथियों लाल, और साइट का मतलब होता है भैया कोशिका। ओके, इतनी बात क्लियर। नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों WBC की। इसे कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इसका दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक नेम साथियों से ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है साथियों श्वेत, और साइट का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका साथियों जो भैया श्वेत रंग की है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब लाल, साइट का मतलब कोशिका। वह कोशिका साथियों जो लाल रंग की है वो RBC है, और वह कोशिका जो साथियों श्वेत रंग की है वो है WBC। और नंबर 3 पर होता है साथियों ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। और साथियों इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमाने वाले कोशिका, रक्त का थक्का जमा दे, थक्का जमा दे। और साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि वह कोशिका साथियों जो भैया रक्त का थक्का जमा दे वो होती है भैया ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। बोलो, इतनी कहानी समझ में आ गई? तो रक्त कणिकाओं में 3 चीजों के बारे में पढ़ा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये साथियों ब्लड का ठोस भाग होता है जो कि पूरे ब्लड का 45% है। इतनी बात क्लियर है। और ब्लड का तरल वाले भाग की बात करें साथियों तो ये 55% होता है। कितना? 55%। और इसमें हम पढ़ते हैं साथियों प्लाज्मा के बारे में। साथियों ये एक हल्का पीला रंग का क्षारीय द्रव है, ठीक है। इसमें साथियों 90 से 92% जल पाया जाता है, इसलिए भैया ये ब्लड का 55% तरल वाला भाग। इसलिए हमारा ब्लड जो होता है साथियों वो लिक्विड अवस्था में होता है, क्योंकि पहली बात तो प्लाज्मा 55% है, और इस 55% में भी साथियों 90 से 92% जल होता है। ठीक है, ओके भैया। अब जो बातें बताने वाला हूं साथियों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपसे बात करें संख्या में, संख्या में RBC, WBC और प्लेटलेट्स में से साथियों सबसे ज्यादा संख्या RBC की है और फिर प्लेटलेट्स की है। प्लेटलेट्स, और फिर इससे ज्यादा WBC की यानी कि सबसे कम है, और RBC की सबसे ज्यादा है। दिख तो रहा है ना आपको? सबसे ज्यादा RBC की है, फिर प्लेटलेट्स की, फिर WBC की, यानी कि WBC की सबसे कम है और सबसे ज्यादा संख्या किसकी? RBC की। लेकिन भैया आकार में बात करें कि आकार में सबसे ज्यादा कौन है, तो भैया WBC है आकार में सबसे बड़ी, फिर प्लेटलेट्स है, और फिर RBC की संख्या जो होती है साथियों वो सबसे छोटी होती है। और ब्लड की जो मुख्य कोशिका है साथियों, ब्लड की जो मुख्य कोशिका है भैया वो RBC ही होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है गाइस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो तरल भाग है वो 55% है, और साथियों जो ठोस भाग है वो भैया 45% है। बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको गाइस? बताओ, आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी है साथियों अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी दोनों। कहने का मतलब आपका ब्लड का निर्माण आपके शरीर में साथियों लीवर में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है। जब आप भ्रूण में थे साथियों, भ्रूणीय अवस्था में थे, तो भैया भ्रूणीय अवस्था में भैया आपको पता है कि हड्डी तो होती नहीं है, और हड्डियों के अंदर साथियों जो खोखला भाग होता है उसे बोन मेरो कहा जाता है, और उसी ही बोन मेरो में साथियों ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन जब आप भ्रूणीय अवस्था में थे साथियों, जब आपके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा था, लीवर में हो रहा था। और जैसे ही साथियों आप बड़े हुए, जन्म हुआ, बड़े हुए, तो भैया ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अब ये भी दो होती है, एक होती है साथियों लाल अस्थि मज्जा, एक होती है पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में साथियों आरबीसी का निर्माण होता है, और पीली अस्थि मज्जा में साथियों प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और भैया प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। देखिए ये रही आपकी हड्डी, ठीक है, उसके अंदर एक खोखला पार्ट होता है, और ये होता है साथियों, इस खोखले पार्ट को ही कहा जाता है बोन मेरो। अस्थि मज्जा, इस खोखले पार्ट में जो लिक्विड होता है उसे कहा जाता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा में साथियों आपके ब्लड का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, पीली अस्थि मज्जा का निर्माण साथियों, पीली अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और भैया डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। याद रखना साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में कौन सी ब्लड सेल नहीं पाई जाती, तो गाइज आरबीसी नहीं पाई जाती। और कौन कौन सी ब्लड सेल पाई जाती है भैया, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। तो गाइज अगर मैं ये कहूं कि भैया ब्लड में से आरबीसी घटा दूं, बचा हुआ भाग क्या कहलाता है साथियों, प्लाज्मा कहता है, क्योंकि इस प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होगी गाइज। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ भैया लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन में जो जानकारी थी साथियों हो सकता है आपको आती हो और हो सकता है ना भी आती हो। अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो साथियों, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों एक क्वेश्चन में प्लाज्मा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, दूसरे क्वेश्चन में आरबीसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तीसरे क्वेश्चन में साथियों में डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, चौथे क्वेश्चन में प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चनों में साथियों इस डब्ल्यूबीसी के बारे में जानकारी दूंगा, एक क्वेश्चन में साथियों प्लाज्मा, आरबीसी और भैया प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी दूंगे। 5 क्वेश्चन है लास्ट के, मिस मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनमें से कौन सी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर सी है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन साथियों वह मुख्य प्रोटीन है जो साथियों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इसके अलावा भी और भी प्रोटीन होती है साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भैया प्लाज्मा के बारे में सुना है, जो प्लाज्मा होता है साथियों ये पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। कौन सा? तरल भाग। इसका रंग साथियों हल्का पीला होता है और इसकी जो प्रकृति है साथियों वो भैया क्षारीय होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके भैया
इसका हल्का पीला रंग साथियों किस वर्णक के कारण होता है? तो भैया बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। और इस बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण होता है साथियों आपके लीवर में। और इस वर्णक की अधिकता से आपको पीलिया रोग हो सकता है, पीलिया रोग होता है, जॉन्डिस कहते हो। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? इतनी बात आ गई? ओके साथियों, जो प्लाज्मा होता है इसमें भैया 90 से 92% तो क्या पाए जाते हैं साथियों? जल पाया जाता है। 1% में साथियों क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कुछ आयंस पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। ये इतनी सारी चीजें साथियों 1% में होती है। 7% से लेकर के 9% के बीच में साथियों इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है साथियों, उन प्रोटीन का काम क्या है, ये साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए प्रोटीन नंबर 1 पर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरी है साथियों थ्रोम्बिन। तीसरी है भैया फाइब्रिनोजन। चौथी है भैया फाइब्रिन। पांचवी है साथियों एल्बुमिन। और छठी है साथियों ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन साथियों आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। 1 से लेकर के साथियों नंबर 4 तक, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये जो प्रोटीन होती है साथियों, ये भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इतनी बात समझ में आ गई? जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है साथियों, ये आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है भैया? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी साथियों अगर कोई सूक्ष्मजीव आपके शरीर में आया तो उससे लड़ने का कार्य करती है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को तैयार करती है ग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी कि आपके शरीर को बीमार होने से बचाती है, अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बात करूं तो। इतनी बात समझ में आ गई? एल्ब्यूमिन के बारे में बात करें साथियों, तो जो एल्ब्यूमिन होता है ये भैया आपके शरीर में आयंस की मात्रा को, मुख्यतः साथियों मुख्य रूप से साल्ट को, नमक की मात्रा को संतुलन में रखने का कार्य करता है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन साथियों अंडे में भी उपस्थित होती है, अंडे में भी पाई जाती है, और इसका निर्माण साथियों हमारे शरीर में भैया लीवर में भी होता है। प्लाज्मा में तो होता ही होता है, उसके अलावा साथियों लीवर में भी होती है। बोलो, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। फाइब्रिनोजन साथियों जो प्रोटीन होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये आपके अंडे में पाई जाती है, इसका निर्माण लीवर में होता है साथियों। ये आपके शरीर में आयंस की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, मुख्य रूप से साल्ट यानी कि नमक की मात्रा को। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है साथियों ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है आपके शरीर में। बोलो इतनी बात आपको समझ में आया नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी दी है। आशा करता हूं आपको पसंद आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन में मैं आपको आरबीसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अनेमिया, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों, ये एक ब्लड सेल है यानी कि ब्लड की कोशिका है, और हमारे ब्लड की मुख्य कोशिका है साथियों। ये हमारे ब्लड की मुख्य कोशिका है, मुख्य कोशिका कौन? आरबीसी। आरबीसी के बारे में जानने से पहले साथियों हम पॉलीसाइथेमिया ये जो बीमारी है इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए आपके शरीर में साथियों खून की कमी हो जाती है तो उसे तो कहा जाता है अनेमिया, और ये रोग होता है साथियों आरबीसी की कमी से, और आरबीसी की अधिकता से होता है साथियों पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है साथियों, हमारे जो हाथ है वो साथियों लाल पड़ जाते हैं,
लाल पड़ जाते हैं। आपके हाथों में खुजली होती है खतरनाक तरीके से, आपके हाथों में खुजली होती है, इतनी खतरनाक खुजली होती है साथियों कि भैया खून तक आ जाता है, खून तक आ जाता है। आपकी त्वचा पर साथियों काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। ये होती है साथियों पॉलीसाइथेमिया। अगर आपके शरीर में आरबीसी की अधिकता हो गई साथियों तो ये आपको बीमारी होगी। अब बात करते हैं साथियों आरबीसी के बारे में। तो एक बार हरियाणा पुलिस की फीमेल एग्जाम में, हरियाणा पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की फुल फॉर्म होती है, वो होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। और इसे इरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। इरिथ्रो का मतलब होता है साथियों लाल, और साइट का मतलब होता है भैया कोशिका। वह कोशिका साथियों जो लाल रंग की है वो कौन सी है? आरबीसी है। इस आरबीसी का निर्माण साथियों लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। इसका जो जीवन काल है साथियों वो कितना होता है? वो 120 दिन का होता है। इसकी संख्या कितनी होती है साथियों? तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन साथियों इसकी संख्या होती है। किसकी भैया? आरबीसी की। ये तो पुरुष में होती है साथियों। अगर महिलाओं की बात करें तो आप 4 से लेकर के 4.5 मिलियन बता सकते हो प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ये होती है साथियों महिलाओं में। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, और बात करते हैं साथियों। देखिए जो आरबीसी होती है साथियों, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी कौन है? जो अपने बच्चे को दूध पिलाए। तो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है ना साथियों, इस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन भैया अपवाद है। अब अपवाद क्या क्या है साथियों? तो ऊंट, लामा और जिराफ, ये अपवाद है भैया। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं साथियों। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, इरिथ्रोसाइट। और साथियों जो मैंने आपको बोर्ड पे कराए हैं साथियों, इनमें से रेलवे वगैरह में, पुलिस वगैरह में, पटवारी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेंशन मत लीजिए साथियों, आपकी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गाइज पूरे अध्याय का निचोड़ लेके आया हूं इन 10 क्वेश्चनों में, मजा आ जाएगा आपको। बोलो, मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है या नहीं आता? सबसे पहले मुझे ये बताओ। अगर आता है तो गाइज फिर यार साथ क्यों नहीं देते तुम मेरा? यार कितने सारी वीडियो अपलोड कर दी मैंने, आपका प्यार क्यों नहीं मिलता मुझे? मेरे में कमी है कुछ? और मेहनत करूंगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा जरूर। तो भैया पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए भैया देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से किस कोशिका को फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है बेसोफिल डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही साथियों। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी और जो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है साथियों, दोनों ही भैया फेगोसाइटिक सेल कहलाती है, यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहलाती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने सुना होगा साथियों, इसे सैनिक कोशिका कहा जाता है, फाइटर सेल कहा जाता है, लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, सफाई करने वाली कोशिका कहा जाता है। क्योंकि साथियों जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारे शरीर को बीमार होने से बचाती है, आपके शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है, यानी कि रोगाणु से लड़ने की क्षमता पैदा कराने का कार्य करती है। कौन भैया? डब्ल्यूबीसी। देखिए
जो WBC है साथियों, ये ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका। ल्यूकोसाइट यानी कि ल्यूको का मतलब होता है साइट, श्वेत, और साइट का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका जो श्वेत रंग की है वो होती है साथियों WBC। WBC दो प्रकार की होती है, एक होती है साथियों कणिकामय WBC और एक होती है भैया अकणिकामय WBC। ऐसी WBC साथियों जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो वो होती है कणिकामय WBC, और ऐसी WBC जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद ना हो वो होती है साथियों अकणिकामय WBC। इतनी बात क्लियर है? ओके। ये तीन प्रकार की होती है साथियों कणिकामय WBC। नंबर 1 पर आता है इसिनोफिल्स WBC। नंबर 2 पर आता है साथियों बेसोफिल्स WBC। नंबर 3 पर आता है साथियों न्यूट्रोफिल्स WBC। और अकणिकामय WBC साथियों दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आता है मोनोसाइट WBC और नंबर 2 पर आता है साथियों लिम्फोसाइट्स WBC। अब इनका कार्य सुनिए साथियों, जो मोनोसाइट जो WBC होती है और जो न्यूट्रोफिल जो WBC होती है साथियों ने फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। ये मुख्य रूप से साथियों जो बैक्टीरिया होती है उनका भक्षण करती है, उनको ये खाती है, उनको अपने अंदर लेकर साथियों खत्म कर देती है। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि फेगोसाइटिक सेल क्या होती है, भक्षण कैसे करती है, तो भैया मैंने ये चैप्टर पूरा करवा रखा है, 10 क्लासों में करवाया है साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया। और बात करें तो मोनोसाइट जो WBC होती है साथियों ये एंटीबॉडीज बनाती है जो कि रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। और जो लिम्फोसाइट WBC होती है ये स्वयं लड़ने का कार्य करती है। ये भैया एंटीबॉडीज नहीं बनाती, ये स्वयं लड़ती है, स्वयं लड़ने का कार्य कराती है साथियों। कौन? लिम्फोसाइट WBC। बेसोफिल जो WBC होती है साथियों दो रसायन का निर्माण करती है, एक है हिस्टामिन और एक है हिपेरिन। आप सभी को पता है कि जो हिपेरिन होता है वो हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है, हमारी रुधिर वाहिकाओं में ब्लड को जमने से रोकता है साथियों हिपेरिन। और जो हिस्टामिन होता है साथियों ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। कोई भी ऐसा बाहरी कण अगर आपके शरीर में है जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है तो साथियों उसके खिलाफ ये आपको एलर्जी महसूस करवाता है। कौन? ये हिस्टामिन। एविल साथियों, एक एविल नाम की एक दवाई आती है एंटी एलर्जिक जो कि इस हिस्टामिन को कम करती है। कहने का मतलब इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करती है। अगर ये काम नहीं करता है साथियों बेसोफिल्स तो इसके उपलक्ष में साथियों ये एसिनोफिल्स WBC कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं इन सभी WBC के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी WBC पाई जाती है, तो भैया 60 से 65% ये WBC होती है। और सबसे कम मात्रा में 0.1 से लेकर के 0.5% की मात्रा में बेसोफिल्स WBC पाई जाती है। ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। लिख लेना भैया, सबसे ज्यादा है ये आपके ब्लड में पाए जाने वाली WBC और ये है सबसे कम। और आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी है साथियों, तो ये है भैया सबसे बड़ी, और शायद सबसे छोटी ये है। एक बार कंफर्म नहीं है, देख लेना, पर मेरे हिसाब से यही है शायद सबसे छोटी। और मैं देख के अगले क्वेश्चन में आपको कंफर्म करूँ, देख ही लेता हूँ। चलो 1 मिनट रुको भैया। हाँ यही है साथियों, लिम्फोसाइट ही है सबसे छोटी। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके गाइस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस क्वेश्चन में साथियों मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। WBC की संख्या कितनी होती है साथियों, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8000 से लेकर के 10,000 प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी है 4.5 से लेकर के 5 लाख प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी है साथियों 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8000 से लेकर के 10,000। साथियों ये एनसीईआरटी का डाटा है। 6000 से लेकर के 8000 तो एनसीईआरटी का डाटा है। और वैसे साथियों आप बता सकते हो कि 8000 से लेकर के 10,000 100 ml हीमोग्लोबिन में साथियों WBC की संख्या होती है।
ये होती है साथियों ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या। कितने? 4.5 से लेकर के 5 लाख प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये होती है भैया आरबीसी की संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी के बारे में साथियों मैं पहले बता चुका। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिका। इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है साथी। क्या कहा जाता है भैया? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट, साइट का मतलब होता है साथियों कोशिका, ल्यूको का मतलब होता है साथियों श्वेत। वह कोशिका साथियों जो श्वेत रंग की है वो होती है भैया ल्यूकोसाइट कोशिका। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। आ गई? ओके भैया। अगर मैं इसके जीवन काल की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल शायद 2 से 4 दिन का होता है और इसका निर्माण होता है साथियों पीली अस्थि मज्जा में। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। एक बार साथियों एक एग्जाम में आपसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछा गया था, होता है 1:600। उल्टा कर लीजिए चाहे सिल्टा कर लीजिए, बात एक ही है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब करते हैं लास्ट का अंतिम क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, मिस मत करना साथियों। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रक्त का थक्का जमाने वाली रुधिर कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आरबीसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके और क्वेश्चन भी कर चुके। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ चुके। अब पढ़ते हैं साथियों प्लेटलेट्स के बारे में और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर बिंबाणु या रक्त बिंबाणु, इसका साथियों इरिथ्रोसाइट वैज्ञानिक नाम है। इरिथ्रो का मतलब होता है साथियों, सॉरी इरिथ्रोसाइट नहीं, थ्रोम्बोसाइट है। क्या है भैया? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाने वाला और साइट का मतलब होता है भैया कोशिका, यानी कि वह कोशिका साथियों जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं साथियों? तो ब्लड प्लेटलेट्स है। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है साथियों आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है उस ब्लड में से आरबीसी निकाल दे साथियों तो क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। और इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है साथियों? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सहायक होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। थ्रोम्बिन ये कारक है साथियों जो ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होती है। थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये चारों प्रोटीन है। विटामिन के, कैल्शियम और कारक 7 और भैया कारक 9, ये सभी साथियों रक्त का थक्का जमाने वाले, ये सभी साथियों रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है। ये इतनी सारी चीज साथियों, प्रोटीन, ये विटामिन के, कैल्शियम, ये कारक 7 और कारक 9 ये जन्मजात होते हैं साथियों। ये फैक्टर ये भैया सभी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये कहानी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी यार। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चन साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने पूरे अध्याय का निचोड़ ले लिया है साथियों, तो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही आप और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाइए।
तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।